हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार पॉलिटी पार्ट 2 के क्लास में। यदि आप 72वीं बीपीएससी, एडीओ या फिर बिहार एसएससी सीजीएल 4 या फिर बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए नोटबुक तैयार रखिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार की पॉलिटी के बारे में, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर इम्पॉर्टेंट और संभावित प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये कह रहा है कि बिहार के राज्यपाल की वित्तीय और विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक एक पॉइंट देखें, पहला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा में कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल राज्यपाल की पूर्व सहमति या फिर सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 207 क्या कहता है आपको पता होगा। आर्टिकल 207 के तहत धन विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकंड कह रहा है कि राज्य की आकस्मिकता निधि पर पूर्ण नियंत्रण राज्यपाल का होता है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इसे अग्रिम धन दे सकता है। तो आकस्मिक निधि तो आपको पता है आर्टिकल 267 के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक तरह से ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यह राज्यपाल के अधीन होता है और विधायी स्वीकृति से पूर्व वह इससे धन स्वीकृत कर सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। फिर आता है तीसरा पॉइंट कि जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213, ये पॉइंट याद रखिएगा, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति प्राप्त है, जो कि सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट 6 सप्ताह ये भी याद रखना होगा। ठीक है, 6 सप्ताह महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, कह सकते हैं कि ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से सही है। तो सत्य के रूप में देखेंगे तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर भर भर के इस तरह के कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। बिहार से पृथक कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाने के बाद वर्ष 1937 में गठित बिहार की प्रथम विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। ये ध्यान रखिएगा, 1937 में जब बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था के तहत विधान परिषद का गठन हुआ तो इसके पहले भारतीय सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगला सवाल आता है कि बिहार के किसी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले जिला मजिस्ट्रेट यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं, और कलेक्टर के रूप में उनकी शक्तियों के संबंध में क्या सही है वो हमें देखना है। तो चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑप्शन बी में है कि वह जिला दंडाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में कानून व्यवस्था और राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में भूमि राजस्व दोनों का प्रधान होता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है, बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा मात्र 5 दिन का रहा था? तो सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? तो ये हमें ध्यान रखना होगा। सबसे छोटा कार्यकाल सतीश प्रसाद सिंह जी का था। ये 1968, ठीक है, 1968 में मात्र 5 दिन के लिए जो कि सरकार इनका बना था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और इसकी संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड अगर कह रहा है कि इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने या फिर हटाने की सिफारिश करना होता है। ये भी एक तरह से पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जातियों के वर्गीकरण, क्रीमी लेयर की सीमा तय करने और विसंगतियों को दूर करने का परामर्श देना इसका मुख्य कार्य होता है। तीसरा आता है कि आयोग द्वारा दी गई सभी सिफारिशें और परामर्श बिहार सरकार पर कानूनी रूप से पूरी तरह बाध्यकारी होती हैं और सरकार उन्हें खारिज नहीं कर सकती। ये पॉइंट गलत होगा।
क्यों गलत होगा? क्योंकि आयोग की सिफारिशें सामान्यतः सरकार मान लेती है, परंतु वे प्रकृति में परामर्शदात्री होती है। ठीक है, मतलब एक तरह से परामर्श कर सकती हैं। कानूनी रूप से सरकार पर पूर्णतः बाध्यकारी कहना कि मतलब उसे पूरी तरह से मानना ही होगा, ये गलत है। ठीक है, तो बाध्यकारी वाला पॉइंट जो है गलत होगा। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के क्षेत्रीय प्रशासनिक विभाजन, अनुमंडल यानी सब डिवीजन और प्रखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट देखने को मिलेगा कि वर्तमान में बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या 101 है। ठीक है, 101 है, ये पॉइंट करेक्ट है, जिसका प्रशासनिक प्रबंधन अनुमंडल अधिकारी, प्रधान अनुमंडल अधिकारी यानी एसडीओ या फिर एसडीएम होता है। राइट। सेकंड है कि ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ की होती है, जो बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी पूरी तरह से करेक्ट आता है। तीसरा कह रहा है कि अनुमंडल अधिकारी को अपने क्षेत्र में राजस्व मामलों की देखरेख के साथ साथ दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने की न्यायिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी पूरी तरह से सही है। तो कह सकते हैं कि कौन सा कथन सही होगा, तो तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल बनता है कि बिहार विधानसभा में किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत न होने पर कार्यवाहक सरकार यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के गठन की शक्ति किसके पास सुरक्षित होती है? तो यहाँ पर कह सकते हैं ये राज्य के राज्यपाल के पास ऐसा सुरक्षित होता है, तो ऑप्शन बी होगा। मतलब यह राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति है कि वह नई सरकार के गठन तक निवर्तमान सरकार को कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करने को कहे या फिर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर रहे, तो ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष होता है। ये याद रखिएगा, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत चुनाव अगर लड़ना हो तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 21 वर्ष होना चाहिए, तो फिलहाल बी करेक्ट है। पटना उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने बाद में जाकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को भी सुशोभित किया था? तो यहाँ पर न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा भी थे, न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा भी थे और दीपक मिश्रा भी थे, यानी उपरोक्त सभी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट है कि बिहार के महाधिवक्ता की नियुक्ति और पद मुक्ति के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सीधे अधिसूचना जारी करके की जाती है। ये मुख्यमंत्री वाला जो पॉइंट है ये गलत होगा, क्योंकि महाधिवक्ता, राज्यों में जो महाधिवक्ता होते हैं मुख्यमंत्री सीधे नहीं करता, मतलब उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री सीधे नहीं करता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर राज्यपाल कह सकते थे, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि महाधिवक्ता का वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और इनका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट सही है, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाता है और वह राज्य के वित्तीय नियंत्रण के अधीन होता है, तो ये सही है। तीसरा आता है कि यदि राज्य में मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे दे तो पारंपरिक रूप से महाधिवक्ता भी अपना त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति निर्वर्तमान सरकार की सलाह पर होती है। ये पॉइंट भी पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि यह एक मजबूत संवैधानिक परंपरा है कि सरकार बदलने या फिर मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने पर महाधिवक्ता भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वह सरकार का कानूनी प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड को कह सकते हैं सही है, सत्य बताना तो सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया, नियमों और विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि यदि बिहार विधानसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों की अवधि तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि आर्टिकल 190 के 4 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि लगातार 60 डेज तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त की जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर आता है विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का संकल्प सदन में पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन
पूर्व इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। देखिए ये पॉइंट भी करेक्ट होगा क्योंकि आर्टिकल 179 जो है 179 के सी के अंतर्गत अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस अनिवार्य होता है। तो ये सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि सदन में चल रही किसी भी बहस या फिर विधायी प्रक्रिया के दौरान दिए गए किसी भी बयान के खिलाफ सदस्यों पर राज्य की किसी भी अदालत में मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है। 194 आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि विधायकों को सदन के भीतर वाक्य स्वतंत्रता का पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त होता है। मतलब सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उन्हें किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब आप मानहानि इस पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो सही था, ये पॉइंट हमारा गलत था। ठीक है, ये गलत था तो हमें सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे जिन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा के शीर्ष पद का कार्यभार संभाला था। तो यहाँ पे हो जाएंगे JR जो कि कजिन्स कह सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, बिहार के पहले मुख्य सचिव स्वतंत्रता के समय और उससे ठीक पहले यही थे। तो इसे आपको याद रखना, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार में सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है जो राज्य के प्रशासनिक तंत्र का हृदय माना जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सचिवालय है, जो हमारा बिहार का सचिवालय है, इसके कह सकते हैं कि राज्य सरकार की नीतियों और कानूनों का निर्माण करना और विभागों को नीतिगत परामर्श देना सेक्रेटरीट का काम होता है। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट सवाल पे बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कि बिहार विधान परिषद में वर्तमान में कुल सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। विधान परिषद की बात कर रहा है। तो विधानसभा में तो जानते हैं कि 243 सीटें हैं, लेकिन विधान परिषद में आपका 75 सीटें हैं। पहले जो हुआ करता था, मतलब मैं आपको बता दूं कि विभाजन से पूर्व यह जो सीटें थी वो 96 के आसपास थी, मतलब 96 ही थी। परंतु जब झारखंड का विभाजन हुआ 2000 में, तो वहाँ पर ये क्या हुआ, ये सीटें सिर्फ और सिर्फ 75 रह गई। तो यहाँ पर फिलहाल बी को टिक करेगा। नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के वित्तीय स्रोतों और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में व्यापक व्यवसायों, मेलों और वाहनों का स्थानीय कर टैक्स लगाने और उन्हें वसूलने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है क्योंकि देखिए ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में व्यापार, व्यवसाय, मेलों और वाहनों पर स्थानीय जो कर लगाने और वसूलने का पूर्ण अधिकार प्राप्त किसको होता है, तो ग्राम पंचायतों को होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है कि पंचायतों को मिलने वाले वित्तीय अनुदानों की समीक्षा और अनुशंसा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 243 जो है 243 का आई के तहत राज्यपाल हर 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है जो राज्य की राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी तय करता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है, फर्स्ट तो करेक्ट था ही। तीसरा आता है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किए गए कोष की ऑडिट करने का अधिकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत कह रहा है। राज्य सरकार के खातों के साथ साथ स्थानीय निकायों को दिए गए सरकारी धन के उपयोग की अंतिम ऑडिट और उनके सिद्धांतों की जांच कैग के दायरे और मार्गदर्शन में ही होता है। तो ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से ये गलत था। यहाँ पर कैग के निर्देश में ही होता है, मार्गदर्शन में ही होता है। तो यहाँ पर नहीं जो लिखा गया वो पॉइंट गलत था। तो कह सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही था, सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है 46, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट देखने को मिल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता है जो उसके लिए अलाभकारी हो, यानी डिसएडवांटेज हो। तो इस पॉइंट में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आर्टिकल 243 जब आप देखेंगे इसके अंतर्गत के आता है। इस सेक्शन में निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसकी नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई नुकसानदेह बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव
और उसके निलंबन की प्रक्रिया का संचालन भी राज्य निर्वाचन आयोग की प्रत्यक्ष देखरेख में ही होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक होगा। क्यों गलत होगा? ध्यान दीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है सदन के भीतर की प्रक्रिया है, जिसे प्रोटेम स्पीकर या फिर सदन का तंत्र संचालित करता है। इसमें निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो निर्वाचन आयोग की बात कह रहा है ये पॉइंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि जब राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनावों के लिए राज्यपाल से कर्मचारियों की मांग करता है तो राज्य सरकार उसे आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि राज्य निर्वाचन आयोग को उनके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार विधानमंडल का कोई सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो उसकी सदस्यता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है? तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दल बदल कानून के बारे में तो आपको पता ही है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता का फैसला विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करता है और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी तरह से लोकसभा में भी होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रशासनिक इतिहास में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर बिहार में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत औपचारिक रूप से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किस वर्ष की गई थी, तो 1962 के अंतर्गत। ठीक है, 1962 के अंतर्गत ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार के महाधिवक्ता और राज्य सरकार के विधिक मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसका मुख्य कार्य राज्य सरकार के कानूनी विषयों पर सलाह देना, और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अंतर्गत है, ये आपको पता होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वह राज्य के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हो सकता है और उसे बिहार की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। ये भी सही है, सिर्फ मतदान करने का अधिकार ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि चूंकि वह सरकारी पद पर होता है इसलिए वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी निजी दीवानी मुकदमों में किसी निजी व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकता, भले ही उसमें सरकार पक्षकार न हो। तो ये पॉइंट पूरी तरह से यहाँ पर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि महाधिवक्ता पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वह उन निजी मुकदमों को लड़ सकता है जो राज्य सरकार के हितों के विरुद्ध न हो और उनमें आपराधिक मामले शामिल न हो। ठीक है, मतलब आपराधिक मामलों के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। तो फिर यहाँ पर पूरी तरह से ये पॉइंट गलत है। फर्स्ट और सेकेंड सही होगा, सत्य बताना है तो एक और दो को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि बिहार के राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के पूर्ण समतुल्य होती है और इसे मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना जारी किया जा सकता है। ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि आर्टिकल 213 के तहत अगर जब आप बात करेंगे, क्योंकि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंतर्गत है, इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्भर करता है। मतलब यह उनकी विवेकी शक्ति नहीं होती है, भले ही इसका प्रभाव कानून के बराबर हो। तो यहाँ पर यह पॉइंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। सेकंड आता है कि यदि राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है और केवल एक सदन सत्र में हो तब भी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है यदि परिस्थितियां ऐसी मांग करती हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि दोनों सदनों में से कोई एक भी सदन सत्र में नहीं हो, तो मतलब कोई एक भी सदन सत्र में नहीं हो तो कानून बनाना संभव नहीं होता। अतः ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विधानमंडल का सत्र पुनः प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है यदि उसे दोनों सदनों द्वारा पहले ही निरस्त या फिर पारित न कर दिया गया हो। तो ये पॉइंट पूरी तरह से यहाँ पर सही होगा। 6 सप्ताह वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य के रूप में देख सकते हैं, सत्य के रूप में यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ये पॉइंट तो गलत था, 2 और 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण और भर्ती के संबंध में कौन सा प्राधिकारी सर्वोच्च शक्ति रखता है? तो सर्वोच्च शक्ति विधानसभा का अध्यक्ष होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर नए झारखंड राज्य के निर्माण के समय बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 324 से घट करके कितनी रह गई? मतलब जब झारखंड साथ में था तो 324 था, अब जानते हैं कि यहाँ पर 243 सीटें रह गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाता है। देख लो, मतलब डिजिट सिर्फ यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है, डिजिट जस्ट चेंज है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व तो राज्य निर्वाचन आयोग को है, लेकिन इन चुनावों को कराने का अंतिम नीतिगत निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा? तो बिहार की राज्य सरकार मंत्रिपरिषद, यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के प्रयोग और उसके विधायी प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होने के बाद बिहार विधानसभा को तुरंत और अनिवार्य रूप से भंग माना जाता है और इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधानसभा को तुरंत भंग करना अनिवार्य नहीं है। इसे शुरुआत में निलंबित अवस्था में भी रखा जा सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर जो कि गलत होगा। सेकेंड है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को बिहार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने और राज्य के बजट को पारित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। ये सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान यानी राज्य की विधायी शक्तियां संसद को हस्तांतरित हो जाती है, जिससे संसद बिहार का बजट और राज्य सूची पर कानून पारित करती है। सेकेंड पॉइंट पूरी तरह से सही है। तीसरा आता है कि इस अवधि में बिहार का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के मुख्य सचिव और सलाहकारों की सहायता से प्रशासन का संचालन करता है। ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से सही होगा। मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण राज्यपाल के हाथों में आ जाता है, जो केंद्र द्वारा नियुक्त सलाहकारों और मुख्य सचिव की मदद से कार्य करता है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड पूरी तरह से सही होगा। सत्य के रूप में सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और उनकी न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटना उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 200 यहाँ पर अगर हम बात करें 226, ठीक है, 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रीट जारी करने का व्यापक अधिकार जो कि प्राप्त है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय की रीट की जो शक्ति है 226 है, बिल्कुल सही कह रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए आपका 32 आर्टिकल हम जानते हैं रीट के लिए, ठीक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के अलावा सामान्य विधिक अधिकारों की भी रीट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह से बिहार के राज्यपाल द्वारा पटना उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सलाह पर की जाती है। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कॉलेजियम परामर्श से की जाती है। राज्यपाल अकेले इसकी नियुक्ति नहीं करता। तो ये पॉइंट गलत होगा। तीसरा पॉइंट आता है कि पटना उच्च न्यायालय को राज्य के भीतर काम करने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण का अधिकार होता है। ये पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 217 में ऐसा बात है के तहत उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर प्रशासनिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड तो करेक्ट होगा। असत्य के रूप में देखें तो केवल 2 असत्य, बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति यानी प्रखंड स्तर का पदेन सदस्य कौन होता है? तो पदेन सदस्य कौन होता है? तो उस प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभा के माननीय जो कि सदस्य होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि बिहार के प्रशासनिक तंत्र में जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त डीडीसी का मुख्य प्रशासनिक दायित्व निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, उप विकास आयुक्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। यानी उप विकास आयुक्त जिले में विकास कार्यों का नोडल अधिकारी होता है और वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
नेक्स्ट आता है कि बिहार विधान परिषद में वर्तमान में राज्यपाल द्वारा कुल कितनी सीटों पर समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान और आदि के क्षेत्रों में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर 12 सीटों पर, राइट, 12 सीटों पर, ऑप्शन ए। मतलब बिहार विधानसभा में टोटल 75 सीटें हैं, तो उनमें से 1/6 सीट होगा, अर्थात 12 जो सीट होंगे राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से सीधे मनोनीत किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की भूमिका और उनकी नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आम चुनाव के बाद राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से की जाती है। तो इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्य का राज्यपाल करता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल करते हैं। सामान्यतः सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से एक को चुना जाता है। तो ये मुख्यमंत्री वाला जो बात कह रहा है वो पूरी तरह से गलत होगा, यहाँ पर राज्यपाल हम कह सकते थे, राइट। ये पॉइंट गलत। सेकंड पे देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को पद की शपथ दिलाना और नए अस्थायी जो अध्यक्ष होंगे उनके चुनाव का संचालन करना होता है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि एक बार जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है, मतलब स्थायी नहीं होता है, अस्थायी पद होता है, जो केवल नए अध्यक्ष के पद संभालने तक ही अस्तित्व में रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थर्ड पॉइंट भी करेक्ट है। तो सत्य बताना था, तो 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है सेकेंड पार्ट रहा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया और लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए।